प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में ऐसी बातें बोली जा रही हैं। 70 पे लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। ममता बनर्जी की पार्टी अब अंदर से ही टूट रही है। एयर इंडिया AI-171 क्रैश को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन सेलर्स मारे गए, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। और यहाँ इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। इस वीक इतनी बड़ी स्टोरीज हुई हैं कि सिर्फ हेडलाइंस देखकर इन्हें समझाना इम्पॉसिबल है। मुझे बस अगले कुछ मिनट्स दो और मैं आपको इस हफ्ते की 10 सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि कब, कहां, कैसे और क्या हुआ, बिना अननेसेसरी ड्रामा और बिना वन साइडेड ओपिनियन के। प्रणीत मोरे की कॉमेडी शो से जुड़ी कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक वायरल जोक तक लिमिटेड नहीं रही। इस केस में प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगरा और सेजल पवार तीनों नाम साइबर केस में इंक्लूड हो चुके हैं। कंट्रोवर्सी हिमांशु जांगरा की वायरल क्लिप से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने 370 रुपए की बिरयानी वाली डेट स्टोरी सुनाई थी। भाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ। मैं यार 370 पे लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। क्लिप वायरल होने के बाद हिमांशु को जॉब से फायर कर दिया गया। प्रणीत मोरे ने अपॉलॉजी दी और मैटर महाराष्ट्र साइबर क्राइम डिपार्टमेंट तक पहुंच गया। फिर सेजल पवार का क्लिप वायरल हुआ। सेजल मुंबई के KEM हॉस्पिटल की MBBS स्टूडेंट है और क्लिप में वो मेल कैडावर्स के प्राइवेट पार्ट्स पर जोक करती दिखी। काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? कैडावर्स डोनेटेड डेड बॉडीज होती हैं जो मेडिकल ट्रेनिंग के लिए यूज होती हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा कि डोनेटेड बॉडीज का इस तरह मजाक बनाना मेडिकल एथिक्स और बेसिक रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। बैकलैश के बाद KEM हॉस्पिटल ने इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर करी। डीन ने कमेंट्स को अनएक्सेप्टेबल बताया और सेजल ने भी अपॉलॉजी दी। MARD ने कमेंट्स को इनअप्रोप्रिएट बताया, लेकिन ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी रॉन्ग कहा। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगरा को 22 जून की हियरिंग के लिए बुलाया है। तो सिंपल वर्ड्स में एक कॉमेडी शो से शुरू हुई वायरल स्टोरी अब साइबर लॉ, वुमेन सेफ्टी और मेडिकल एथिक्स तक पहुंच चुकी है। और जब पब्लिक आउटरीच फास्ट एस्केलेट होता है तो अगला सवाल पॉलिटिक्स में भी वही होता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। इस वीक TMC के अंदर क्राइसिस और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। बंगाल इलेक्शन हारने के बाद प्रॉब्लम सिर्फ सरकार खोना नहीं रही, अब पार्टी के अंदर ममता बनर्जी के कंट्रोल पर सवाल उठने लगे हैं। शुकेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव के बाद प्रकाश सिंह बराक ने भी राज्यसभा से रिजाइन कर दिया है। यानी TMC के 3 राज्यसभा MPs एक के बाद एक पार्टी से दूर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक TMC की 28 लोकसभा MPs में से लगभग 20 MPs अलग ब्लॉक बनाकर NDA को सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर ये नंबर कंफर्म होता है तो ममता बनर्जी के लिए पार्लियामेंट में भी कंट्रोल बचाना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी और अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ मीटिंग करी, जिसके बाद कांग्रेस मर्जर की स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई, लेकिन कांग्रेस और TMC दोनों ने इसे बेसलेस बताया। अब असली प्रॉब्लम अभिषेक बनर्जी के बढ़ते रोल को माना जा रहा है। कल्याण बनर्जी जैसे ममता लॉयलिस्ट भी कह रहे हैं कि पार्टी ममता की है, अभिषेक बनर्जी की नहीं। तो सिंपल वर्ड्स में TMC का क्राइसिस अब इलेक्शन डिफीट से ज्यादा लीडरशिप कंट्रोल का क्राइसिस बन चुका है। और लीडरशिप क्राइसिस सिर्फ पार्टीज में नहीं दिख रहा, एजुकेशन सिस्टम में भी स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने मूवमेंट को नेशन वाइड ले जाने की कोशिश कर रही है। इस वीक CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने पुणे से नेक्स्ट फेज अनाउंस किया। उनकी मेन डिमांड अब भी वही है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। CJP का कहना है कि नीट, CUET, SSC और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक्स, रिजल्ट डिलेज और इरेगुलरिटीज ने स्टूडेंट्स का ट्रस्ट तोड़ दिया है। दिल्ली प्रोटेस्ट के बाद CJP ने गवर्नमेंट को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब पार्टी पुणे के बाद लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु और जयपुर जैसे सिटीज में डेमोन्स्ट्रेशन अनाउंस कर रही है। हैदराबाद में 14 जून को धरना चौक पर प्रोटेस्ट है और 20 जून को CJP फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर रही है। CJP ने एग्जाम मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है, जिसपे कॉम्पनसेशन, 72 आवर्स में बैकअप एग्जाम डेट, एज रिलैक्सेशन, फेयर इवैल्यूएशन और टेक ऑडिट जैसे रिफॉर्म्स डिमांड किए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में CJP स्टूडेंट्स एंगर को एजुकेशन रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के मूवमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ तक 3 स्टोरीज पब्लिक आउटरीच, पॉलिटिक्स और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब एक ऐसी ट्रेजेडी की बात करते हैं जहां 1 साल बाद भी फैमिलीज फाइनल आंसर का वेट कर रही हैं। एयर इंडिया AI-171 क्रैश को 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका फाइनल रीजन ऑफिशियली सामने नहीं आया है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई। अब 1 साल बाद भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी AAIB फाइनल रिपोर्ट रिलीज नहीं कर पाई है। AAIB का कहना है कि फ्लाइट रिकॉर्डेड डेटा, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, इंजन पार्ट्स और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स का एनालिसिस अभी भी चल रहा है।
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये थी कि क्रैश से पहले दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। सिंपल वर्ड्स में इंजन तक फ्यूल सप्लाई रुक गई थी और प्लेन ने थ्रस्ट लूज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में पहुंचे कैसे? क्या ये पायलट एक्शन था, एक्सीडेंटल मूवमेंट था, टेक्निकल फेलियर था या सिस्टम इशू था? इस पर फाइनल आंसर अभी नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिले का एक रीजन इंजन एनालिसिस का कंप्लीट ना होना भी है। इन्वेस्टिगेशन फाइनल स्टेजेस में बताई जा रही है, लेकिन ऑफिशियल कॉज अभी कंफर्म नहीं हुआ है और जब तक AAIB फाइनल रिपोर्ट नहीं लाती, स्पेकुलेशन से ज्यादा फैक्ट्स का वेट करना जरूरी होगा। अब एयर इंडिया क्रैश पे फैमिलीज आंसर्स का वेट कर रही हैं और इसी वीक एक और इंसिडेंट में इंडियन फैमिलीज को अपने लोगों की डेथ की न्यूज मिली है, इस बार गल्फ ऑफ ओमान से। इस हफ्ते गल्फ ऑफ ओमान से एक सीरियस खबर सामने आई है जिसमें इंडियन सेलर्स की डेथ ने इंडिया की चिंता बढ़ा दी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अटैक्स इंडियन शिप्स पर नहीं हुए। ये फॉरेन फ्लैग कमर्शियल टैंकर्स थे, लेकिन इन पर इंडियन क्रू मेंबर्स काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने ओमान के पास कुछ टैंकर्स को टारगेट किया क्योंकि अमेरिका का क्लेम है कि ये शिप्स ईरान लिंक्ड ऑयल मूवमेंट या ब्लॉकेड वायलेशन से जुड़े थे। गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल शिपिंग के इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, इसलिए ये एरिया पहले से सेंसिटिव है। एक टैंकर सेटा बेलो पर स्ट्राइक के बाद 24 इंडियन क्रू मेंबर्स में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 इंडियन सी फेयरर्स की डेथ कंफर्म हो गई। इंडिया ने यूएस डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन जेसन मीक्स को समन किया और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया। इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि सिविलियन शिप्स पर लीथल फोर्स अनएक्सेप्टेबल है, स्पेशली जब इनोसेंट क्रू मेंबर्स की जान रिस्क में हो। इंडिया ने कहा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस का सलूशन मिलिट्री एक्शन से नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी से निकालना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में ये इंडिया वर्सेस ओमान इशू नहीं है, ये यूएस ईरान मैरीटाइम टेंशन का फॉलआउट है जिसपे इंडियन सेलर्स बीच में फंस गए हैं। ग्लोबल टेंशंस और सिक्योरिटी रिस्क के बीच अब एक पॉजिटिव डिफेंस अपडेट जो इंडिया के मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपने पहले मेड इन इंडिया C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इस एयरक्राफ्ट ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस फैसिलिटी से अपनी मेडन टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली है। सिंपल वर्ड्स में C-295 फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका काम सोल्जर्स, वेपन्स, कार्गो, मेडिकल सप्लाईज और इमरजेंसी इक्विपमेंट ले जाना होता है, इसलिए बॉर्डर एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड्स और रिमोट लोकेशंस में यूजफुल हो सकता है। इंडिया ने 2021 में एयरबस के साथ 56 C-295 एयरक्राफ्ट की डील साइन करी थी। इसमें 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से रेडी कंडीशन में आने हैं और 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में टाटा के थ्रू बनाए जा रहे हैं। अब जो एयरक्राफ्ट टेस्ट फ्लाइट पर गया वो इंडिया मेड बैच का पहला एयरक्राफ्ट है। ये डील IAF के पुराने एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ एयरफोर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये पहली बार है जब इंडिया का प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इतने बड़े लेवल पर एंटर कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में पार्ट्स, इंजीनियर्स, सप्लायर्स और MSMEs का इकोसिस्टम इंडिया में बिल्ड हो रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में C-295 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया का मेजर माइलस्टोन है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है और साइबर सिक्योरिटी में एक यंग टैलेंट ने प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपकी एज बैरियर नहीं बनती। निसर्ग अधिकारी वही 19-year-old स्टूडेंट है जिन्होंने CBSE OSM कंट्रोवर्सी के दौरान सिस्टम की सिक्योरिटी प्रॉब्लम सबके सामने रखी थी। अब उन्हें IIT कानपुर ने हायर कर लिया है। निसर्ग ने रिसेंटली क्लास 12 क्लियर करी है, लेकिन अब वो IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी हब C3I हब में काम करेंगे। उन्हें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंड थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के रोल पर हायर किया गया है। सिंपल वर्ड्स में उनका काम होगा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एनालाइज करना, साइबर थ्रेट्स ट्रैक करना और सिस्टम्स में सिक्योरिटी रिस्क आइडेंटिफाई करना। निसर्ग स्पॉटलाइट में तब आए थे जब उन्होंने CBSE की OSM पोर्टल में एलिजिड सिक्योरिटी फ्लॉज फ्लैग किए थे। यहीं से IIT कानपुर का टेंशन उनकी तरफ गया। IIT कानपुर डायरेक्टर महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने निसर्ग का ब्लॉग पढ़ने के बाद उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि उन्होंने यंग एज में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटी दिखाई। निसर्ग ने रियल सिस्टम एनालाइज किया, वल्नरेबिलिटी समझी और रिस्पॉन्सिबल वे में इशू रिपोर्ट भी किया। अब निसर्ग ने रोल को एक्साइटिंग बताया और सैलरी पर कहा कि पे डिसेंट है, लेकिन एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम है। तो सिंपल वर्ड्स में निसर्ग ने प्रूव कर दिया कि स्ट्रॉन्ग स्किल्स और रियल वर्क प्रूफ हो तो एज आपका बैरियर नहीं बन सकती। तो इंडिया में यंग टैलेंट साइबर सिक्योरिटी में एंट्री कर रहा है और ग्लोबल टेक वर्ल्ड में इलॉन मस्क ने IPO मार्केट हिलाकर रख दिया है। इस वीक सबसे बड़ी स्टोरी इलॉन मस्क की SpaceX IPO की रही। SpaceX ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया है जिसपे कंपनी ने अराउंड $75 बिलियन रेज किए हैं। IPO का प्राइस $135 पर शेयर रखा गया और इस प्राइसिंग पर SpaceX की वैल्यूएशन लगभग $1.77 ट्रिलियन हो गई। इस IPO के बाद इलॉन मस्क ऑन पेपर दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं
ऑन पेपर का मतलब ये है कि ये पैसा कैश में नहीं है, ये स्पेसएक्स, टेस्ला और उनकी बाकी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन के बेसिस पर है। स्पेसएक्स का स्टॉक नैस्डैक पर SPCX टिकर के नाम से लिस्ट हो रहा है। लेटेस्ट लाइव इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग शेयर्स IPO प्राइस से करीब 27 से 30% प्रीमियम पर ओपन हो सकते हैं, लेकिन ये IPO सिर्फ हाइप नहीं है। स्पेसएक्स के पास रीयूजेबल रॉकेट्स, नासा कॉन्ट्रैक्ट, स्टारलिंक, स्टारशिप और फ्यूचर AI स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैसिव बिजनेसेस हैं। लेकिन रिस्क ये है कि स्पेसएक्स ने 2025 में लॉस रिपोर्ट किया था और वैल्यूएशंस काफी एग्रेसिव मानी जा रही हैं। तो सिंपल वर्ड्स में स्पेसएक्स IPO ने 2026 की मेगा टेक IPO वेव को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। स्पेसएक्स ने ग्लोबल टेक मार्केट को हिला दिया, लेकिन इंडिया में भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ी बेट लग रही है, मेटा और रिलायंस के थ्रू। मेटा और रिलायंस की ये नई पार्टनरशिप इंडिया के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी डील बन सकती है। इस डील के अंदर रिलायंस गुजरात के जामनगर में एक AI इनेबल्ड डेटा सेंटर बिल्ड करेगा और मेटा उसकी कैपेसिटी लीज करेगा। सिंपल वर्ड्स में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और मेटा इस डेटा सेंटर का यूज अपने AI प्रोडक्ट्स के लिए करेगा। इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट फेज कैपेसिटी 168 मेगावाट होगी, क्योंकि AI डेटा सेंटर्स को नॉर्मल सर्वर से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग चाहिए होती है। मेटा के लिए ये डील इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मेटा AI के लिए एक मैसिव यूजर मार्केट है। अगर AI इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर होगा तो मेटा अपनी AI सर्विसेज को लोकल यूजर्स के क्लोजर और बेटर स्पीड के साथ रन कर पाएगा। रिलायंस के लिए ये डेटा सेंटर बिजनेस से ज्यादा AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एंट्री का सिग्नल है। जामनगर रिलायंस का स्ट्रॉन्ग एनर्जी बेस है और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और डिसैलिनेटेड सी वाटर कूलिंग यूज करने की प्लानिंग कर रही है। तो सिंपल वर्ड्स में ये डील इंडिया को सिर्फ AI यूज करने वाला मार्केट नहीं, बल्कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाला देश बनाने की डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप है। और लास्ट में एक ऐसी स्टोरी जो ब्रेकिंग न्यूज जैसी नहीं लगती, लेकिन इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स, इकोनॉमी और सोसाइटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इलॉन मस्क ने इस हफ्ते इंडिया के फॉलिंग बर्थ रेट पर कमेंट करके एक इंपॉर्टेंट डिबेट स्टार्ट कर दी। मस्क का कहना था कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे चला गया है। सिंपल वर्ड्स में रिप्लेसमेंट लेवल वो पॉइंट होता है जहां एक कंट्री की पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में स्टेबल रह सकती है। ये लेवल जनरली 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन माना जाता है, लेकिन इंडिया का लेटेस्ट फर्टिलिटी रेट करीब 1.9 पर आ गया है। यानी एवरेज इंडियन वुमेन अब अपनी लाइफ टाइम में 2 से भी कम बच्चे पैदा कर रही है। 1950s में इंडिया का फर्टिलिटी रेट 5 से ज्यादा था, 2000s में ये 3 के आसपास था और अब ये रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे जा चुका है। इस डिक्लाइन के पीछे वुमेन एजुकेशन, डिलेड मैरिजेस, हाई लिविंग कॉस्ट, एक्सपेंसिव चाइल्ड केयर और स्मॉलर फैमिली प्रेफरेंसेस जैसे रीजंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन कल से ही गिरने लगेगी। इंडिया के पास अभी लार्ज यंग पॉपुलेशन बेस है, इसीलिए पॉपुलेशन कुछ टाइम तक ग्रो करती रहेगी, पर लॉन्ग टर्म में लो फर्टिलिटी से एजिंग पॉपुलेशन, वर्कफोर्स शॉर्टेज और हेल्थ केयर बर्डन जैसे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की 10 सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज। अगर आपको लगता है कि इस वीक कोई और इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने मिस कर दी तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हर हफ्ते इंडिया और दुनिया की इंपॉर्टेंट न्यूज सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो बिना अननेसेसरी ड्रामा और कंफ्यूजन के, तो इस वीकली शो को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक 10 और इंपॉर्टेंट स्टोरीज के साथ।